स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग, या इसे हम जानते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग के नाम से। तो काफी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिहाज से। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग होती क्या है। देखिए, जब आप किसी भी कंपाउंड के स्पेक्ट्रा को डिटेक्ट करने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम जो कदम उठाते हैं कि हमारे पास एक सैंपल होता है, हम उसको एनएमआर जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसके अंदर रख देते हैं। वहां से जो सारा का सारा एक प्रोसेस होती है स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, फिर हमें एक कंप्यूटराइज स्पेक्ट्रा मिलता है जिसके कुछ सिग्नल्स हमें मिलते हैं। तो एग्जाम्पल की माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, CHBr to CH2Br, यानी कि मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया है, इसका नाम है 112 ट्राइब्रोमो इथेन। ठीक है, ट्राइब्रोमो इथेन यानी कि 3 इसके अंदर ब्रोमो है। अगर स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग की बात ना करें तो सिंपल लिहाज से देखें तो देखिए, इसके अंदर हमें कितने प्रोटॉन देखने को मिलते हैं। 1-2 प्रोटॉन तो ये दिख रहे हैं, 1 प्रोटॉन हमें ये दिख रहा है। तो यहां से देखिए, ये 2 प्रोटॉन होंगे, ये अलग प्रकार के होंगे, एक हाइड्रोजन ये है, ये अलग प्रकार का होगा। तो अगर हम नॉर्मल कंडीशन के अंदर देखें तो हमें यहां से 2 सिग्नल मिलने चाहिए, एक तो इन 2 हाइड्रोजन की वजह से और एक इस हाइड्रोजन की वजह से। वो भी किस लिए? क्योंकि हम ये जानते हैं कि इसका केमिकल जो एनवायरनमेंट है वो अलग है, इसका केमिकल एनवायरनमेंट अलग है। तो यानी कि 2 सिग्नल यहां से मिलने चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि हमें जो सिग्नल देखने को मिलते हैं, टोटल इसके अंदर हमें 5 सिग्नल जो है वो देखने को मिलते हैं, या हमारा जो 2 सिग्नल होते हैं वो 5 पीक्स के अंदर जो है स्प्लिट हो जाते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात तो ये होती है कि हमारे पास जितने भी सिग्नल होते हैं उनसे हम ये अंदाजा लगा पाते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। तो ये स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग हमें बताती है कि 5 सिग्नल होंगे, और नॉर्मल कंडीशन हमें बताती है कि हमारे पास तो 2 ही होने चाहिए थे। तो 2 का 5 के अंदर टूट जाना, यही है हमारा स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। और स्पिन स्पिन क्यों नाम दिया गया है? कि क्योंकि जो ये सारा खेल हो रहा है ये स्पिन की वजह से हो रहा है। तो आइए उस खेल को समझते हैं। शायद स्प्लिटिंग तो आप जान चुके होंगे कि स्प्लिट होकर के ये 2, यहां पर तो 2 5 में टूट गए हैं। अगला एग्जांपल आपको बताऊंगा, 2 6 के अंदर टूट जाएंगे। उससे अगला बताऊंगा 2 7 के अंदर टूट जाएंगे, या एक जो है वो 3 के अंदर टूट जाएगा, 1 4 के अंदर। ऐसा हमारा मतलब एक जो है ना उसका खंडन हो जाता है और वो 1 से ज्यादा के अंदर टूट जाता है, उसे बोलते हैं स्प्लिटिंग। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया है 1,1 ट्राइब्रोमो इथेन का। तो क्या हुआ, हमें यहाँ पर देखिए 2 सिग्नल तो आप ये देख सकते हैं, ये वाले 2 सिग्नल, और 3 सिग्नल जो है आप ये देख सकते हैं। जो इनकी हाइट है वो बताती है हमें इंटेंसिटी। हाइट हमें क्या बताती है? इंटेंसिटी के बारे में बताती है। ये बात भी आपको मैं पिछली क्लास में जब पी के लिए बताया था वहां पर बता चुका हूँ। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि ये जो 2 हैं ये तो सेम हाइट के ऊपर हैं, और जो ये 3 है ये 2 छोटे हैं, 1 बड़ा है। ये क्या फंडा है? ये एक नई चीज आपने देखी कि ठीक है, ये बात तो ठीक है कि एक जो है वो 2 के अंदर टूट गया और एक जो है आपका 3 के अंदर टूट गया। यानी कि ये जो सिग्नल था ये 3 के अंदर टूट गया, ये जो सिग्नल था 2 के अंदर टूट गया, वो तो अलग बात है। अब इन दोनों की तो ऊंची हाइट है, बराबर हाइट है, इनकी 2 की छोटी है, 1 की ऊंची। ये कैसे? तो देखिए, पहले तो ये बताता हूं कि जो ये प्रोटॉन है हमारे, ये क्या है? देखिए, 1 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन ये हैं। तो दोस्तों, हमारा जो ये हाइड्रोजन है ये स्प्लिट होता है, ये इसके नेबरिंग जो न्यूक्लियाई हैं उसके कारण स्प्लिट होता है। यानी कि जो ये 3 सिग्नल हमें मिले हैं ये इस 1 हाइड्रोजन की वजह से हमें मिले हैं, और जो ये 2 सिग्नल मिले हैं ये हमें इस 2 हाइड्रोजन की वजह से मिले हैं। तो आप ये भी सोचेंगे कि 1 की वजह से 3 और 2 की वजह से 2, ये कैसे? 1 की वजह से 3 क्यों मिले, 2 की वजह से 2 क्यों मिले? अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एक्चुअल में जो ये स्प्लिटिंग का फिनोमिना है ये डिपेंड करता है कि उसके नेबरिंग में कितने इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई हैं। जी हां दोस्तों, कि उसके पड़ोस में कितने इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई हैं। देखिए, इसके पड़ोस में ये 2 इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई हैं, यानी कि 2 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट का मतलब इन दोनों का जो नेचर है वो एक जैसा है, और इसके पड़ोस में ये 2 हैं। तो इसके हिसाब से कैसे स्प्लिटिंग होती है थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताता हूं। देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए,
ये आपके पास कार्बन और कार्बन का बॉन्ड है, यहां पर ये मेरे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है। ये एरो मैं इनको बना देता हूं, देखिए कुछ इस प्रकार से। ये जो एरो है ये इनकी स्पिन को दर्शा रहा है, ये मैंने हाइड्रोजन की स्पिन बना दी है। या मेरे पास एक केस ऐसा हो सकता है कि इस हाइड्रोजन की स्पिन ऊपर की तरफ है, इसकी स्पिन नीचे की तरफ है। ये जो डायरेक्शन आपको दिखा रही है ये है आपकी डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जी हाँ दोस्तों, इतना आपको शायद समझ आ गया होगा। धीरे धीरे आगे चलते हैं, सारी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, एक और बात जो आप जानते हैं वो ये कि एक जो हमारा न्यूक्लियाई होता है, अब उसके सेंटर में न्यूक्लियस होगा, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होंगे। चक्कर काट रहे होंगे तो चक्कर काटने की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। तो देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा वो क्या करेगा, मान लीजिए ये जो है एक हमारा प्रोटॉन है, ये इसका पड़ोसी है, मैं इसको ए नाम दे देता हूं, इसको मैं बी नाम दे देता हूं। ठीक है, इतनी बात। अब यहां क्या हुआ, जो इसकी स्प्लिटिंग है, ए की स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग जो है इसकी वो डिपेंड करती है बी के ऊपर। स्प्लिटिंग डिपेंड ऑन बी, वो बी के ऊपर डिपेंड करती है। वो कैसे, वो बताता हूं, देखिएगा। बी के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, जो बी की न्यूक्लियर स्पिन है ना, अब इस केस में मान लीजिए कि इसकी स्पिन अपवर्ड है, ठीक है, तो यहां से अब जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा उसकी स्पिन हम मानते हैं कि अपवर्ड होगी, हम मानते हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं, तो अपवर्ड होगी। और साथ ही साथ जो डायरेक्शन है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वो भी अपवर्ड होगी। लेकिन इस एक केस हमारे पास क्या आता है, नाम देखिए क्या है, नाम है स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग, या हमारे पास नाम क्या है, स्पिन स्पिन कपलिंग। जी हां दोस्तों, स्पिन स्पिन कपलिंग, यानी कि कपलिंग का कुछ न कुछ फंडा है। और क्या फंडा है कि ये जो हाइड्रोजन है, इसकी जो स्पिन है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके साथ कपल करने लग जाता है, कपलिंग होगी। देखिए आगे आपको 1J कपलिंग, 2J कपलिंग, 3J कपलिंग बताऊंगा। तो जो कपलिंग होती है वो कपलिंग स्पेस में नहीं होती है, वो बॉन्ड के हिसाब से होती है, 1 2 3, यानी कि यहां पर हुई आपकी 3J कपलिंग। जे होता है हमारा कपलिंग कांस्टेंट, थोड़ी देर सब्र कीजिए, इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। जे जो है हमारा वो क्या है, वो है हमारा कपलिंग कांस्टेंट। तो यहां कौन सी हुई, 3J कपलिंग हो गई। तो 1 2 3 यानी कि 1 2 3 बॉन्ड के हिसाब से कपलिंग होती है। तो इस वाले हाइड्रोजन के मैग्नेटिक फील्ड ने इसके साथ कपल कर लिया। अब कपल करा तो क्या हुआ, कपल करा तो हमारे पास एक फिनोमिना देखने को मिला कि यहां पर जो इसकी डायरेक्शन बनी, इसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। अब यहां पर कुछ तो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, कुछ इसका खुद का था, कुछ इसका खुद का था। तो टोटल जो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड जो ये महसूस करता है, वो जो जितना पहले सिंपल एक हाइड्रोजन कर रहा था, वो इसकी कपलिंग के बाद अब ज्यादा करने लगा, ज्यादा करने लगा। तो ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला, हम मान रहे थे कि हमारा सिग्नल, देखिए आपने स्पेक्ट्रा देखा, अभी आपने देखा कुछ इस प्रकार का सिनेरियो, आपने देखा, मैं यहां बना देता हूं, आपने देखा कुछ ऐसा कि आपका एक जो सिग्नल था ना, वो सिग्नल यहां था, ये मैंने एक पीक बना दी, ठीक है, यहां से डेल्टा स्केल हमारा है, ये मेरा डेल्टा स्केल है, 0 1 2 ऐसे ऐसे आपके पास बहुत सारी वैल्यूज हैं। अब क्या हुआ, ये जो आप हमें लग रहा था कि मान लीजिए ये कोई भी वैल्यू थी, 2 4 5 कोई भी वैल्यू थी, यहां पर पीक मिलेगी, लेकिन कपलिंग होने की वजह से ये इसने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है ना उसकी बढ़ गई, और बढ़ेगी तो अब ज्यादा फ्रीक्वेंसी के ऊपर एब्जॉर्प्शन होगा। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लार्मर फ्रीक्वेंसी के। मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने के साथ अब NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यानी कि केमिकल शिफ्ट बढ़ जाएगी। अब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डीशील्डिंग। तो यहां पर वैल्यू बढ़ी, और अब हमें जो पीक देखने को मिली दोस्तों, वो पीक हमें कहां मिलेगी, मैं यहां से बना देता हूं, हम मानते हैं कि वो पीक हमें कुछ ज्यादा वैल्यू के ऊपर मिल रही है। शायद इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब यहां आइए, अब लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि जिस हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, अगर उसकी डायरेक्शन अलग हो जाए, अब यहां क्या होगी, यहां फिर से होगी 3J कपलिंग। और अगर कपलिंग हो गई और इसकी डायरेक्शन इन्वर्टेड है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है। देखिए अगर सिंपल इतना खेल होता कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यहां लगाते, हम अगर मैग्नेटिक फील्ड को जो है ना यहां लगा दे, सिंपल इस हाइड्रोजन के ऊपर लगाएं, सिंपल इतनी सी बात हो तो एक पर्टिकुलर सिग्नल ये मिलेगा।
लेकिन अगर ये इसके साथ कपल कर गया और इसकी भी डायरेक्शन यही है तो वैल्यू ओवरऑल बढ़ के ये वैल्यू हमें मिल गई जो डॉटेड लाइन से मैंने आपको दिखाया है। लेकिन अब क्या हो, सेम यही फील्ड हम फिर यहां लगाते हैं, यहां हमने लगा दिया इस केस में। वो इस केस में इतनी सी वैल्यू तो क्या है, अगर सिंपल इसी का खेल देखें तो इतनी वैल्यू ये वाली है। लेकिन अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो इसके साथ भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ आएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन तो कैसी है दोस्तों, इसकी डायरेक्शन तो उल्टी है। यहां पर स्पिन क्या है, डाउनवर्ड स्पिन है। डाउनवर्ड स्पिन दोस्तों, डाउनवर्ड स्पिन हमें क्या बताती है कि ये रीइंफोर्स करती है, रीइंफोर्स द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जो डायरेक्शन हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसको ये अपोज करने लग जाती है। दिस अपोज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। हमने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा उसकी डायरेक्शन को रीइंफोर्स करती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यानी कि टोटल जितना ओवरऑल वैल्यू बननी थी अब उससे इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो अब जितना ये फील्ड ये महसूस करना था इसको, अब उससे कम महसूस करेगा, और कम महसूस करेगा तो दोस्तों आगे का फंडा तो आपको पता है, अब वैल्यू घट जाएगी तो हमें सिग्नल देखने को मिलेगा यहाँ। यानी कि अब ये वाला सिग्नल ना मिल करके हमें ये दो सिग्नल देखने को मिलेंगे, एक इससे ज्यादा वैल्यू पर, एक इससे कम वैल्यू पर। तो यानी कि जो एक सिग्नल था अब वो दो सिग्नल के अंदर स्प्लिट हो गया। किस वजह से, एक हाइड्रोजन की वजह से। यानी कि अगर एक हाइड्रोजन के नेबर में एक ही हाइड्रोजन है, वो अगर कपलिंग कर रहा है तो हमारा जो सिग्नल है ना वो दो के अंदर स्प्लिट हो जाता है। एक की वजह से दो के अंदर स्प्लिट हो गया, यानी कि n+1 कुछ आपके सामने मिला कि अगर n जो है आपका नेबरिंग इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई है, क्या है, नेबरिंग इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई, तो आपका क्या हुआ, सिग्नल जो है वो 1:1 के रेशियो में हमें देखने को मिला। शायद इतनी सी बात आप जान चुके होंगे। एक न्यूक्लियाई इसके बराबर के आने की वजह से ये हुआ। देखिए कुछ ऐसे समझाते हैं इसको, आपके सामने क्या लिखा है, इतनी बात आपने जान ली कि ये देखिए यहां यही बात मैं आपको बता रहा हूं। वैसे मैं सिंपल आपको n+1 का किस्सा यहां बताता हूं, लेकिन n+1 भी कहां से आया वो भी आपको डिटेल में बता दूंगा। यहां अब क्या हुआ, इसकी बात करते हैं, दो हाइड्रोजन की, इसके बराबर में एक था ना, एक न्यूक्लियाई था, तो यहां पर 1:1 का ये खेल आपने देखा कि 1:1 के रेशियो में मुझे ये पीक मिल गई। अब ये 3 में कैसे हुआ इसके बारे में और बताता हूं। देखिए दो हाइड्रोजन की वजह से है, और दो हाइड्रोजन के पड़ोस में एक हाइड्रोजन था, तो 1:1 का खेल आपको मिला। थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे आपको क्या बताता है कि इट्स ट्रू पीएमआर स्पेक्ट्रम हैज अप टू 5 पीक्स। 5 पीक हमें देखने को मिलेंगी। ये 112 ट्राइब्रोमो की बात कर रहा है कि 5 पीक मिलेंगी। उसके बाद हमें क्या बताता है, जब पीएमआर स्पेक्ट्रम है किसका, दोस्तों देखिए ध्यान से देखिएगा कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि 1,1 डाइब्रोमो का जो है ना वो तो हमें 6 पीक देगा, और उसके साथ अगर हम इथाइल ब्रोमाइड की बात करेंगे तो वहां से तो हमें 7 पीक मिलेंगी। तीनों के तीनों खेल आपको बताऊंगा, कैसे 5 मिलेंगी, कैसे 6 मिलेंगी, कैसे 7 मिलेंगी, बस सब्र करके देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा। उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको क्या बताता है, द स्प्लिटिंग ऑफ पीएमआर सिग्नल हैज बीन फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन द सराउंडिंग एब्जॉर्बिंग प्रोटॉन इन रिलेशन टू द प्रोटॉन ऑफ नियर बाय एटम। यानी कि उसके पड़ोस में जो सराउंडिंग जो एटम है उसके ऊपर सारा का सारा खेल जो है डिपेंड कर रहा है। और हम कैसे देख सकते हैं, हम देख सकते हैं द स्प्लिटिंग ऑफ पीएमआर सिग्नल कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय अज्यूमिंग द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय वन सेट ऑफ एनालोगस प्रोटॉन इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्पिन अरेंजमेंट ऑफ प्रोटॉन नेबरिंग टू इट। इसके पड़ोस में जो नेबरिंग प्रोटॉन है उसके स्पिन के बारे में जान करके, उसके स्पिन की पोजीशन, उसकी डायरेक्शन के बारे में जान करके हम ये देख सकते हैं कि हमारा कैसा कैसा खेल चलता है। मैंने आपको बता दिया इसका किस्सा कि इसके बराबर में एक हाइड्रोजन था, इसके बराबर में एक हाइड्रोजन था, तो क्या क्या खेल हुआ अब आपको बताता हूं। अगर इसकी बात करें, अब क्या बताऊंगा आपको, अब बताऊंगा दोस्तों कि अगर इस एक हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा देखूं और इसके बराबर में 2 हाइड्रोजन हो तो कैसा केस बनेगा, तो कैसा केस बनेगा। आगे चलते हैं, आपको बताता हूं। एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, देख सकते हैं नीचे कि द एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड विच ए सेकेंडरी प्रोटॉन फील्स, कौन सा प्रोटॉन है, सेकेंडरी प्रोटॉन, ये वाला प्रोटॉन है। सेकेंडरी प्रोटॉन फील्स एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज स्लाइटली बाय द स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ नियर बाय टर्शरी प्रोटॉन। इसके पड़ोस में जो प्रोटॉन होगा ना
उसकी जो स्पिन होगी उस स्पिन की डायरेक्शन के हिसाब से इसकी जो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड जो ये क्या करेगा, महसूस करेगा, वो घट या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें सिग्नल स्प्लिट होते हुए दिखाई देते हैं। इतनी बात शायद आपको समझ आ गई होगी। ये खेल था एक प्रोटॉन का, एक प्रोटॉन की वजह से क्या क्या हुआ। अब आगे चलते हैं और अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये जो है ना, मैंने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, यानी कि ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई करा है उसकी डायरेक्शन। ये है डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। हमारे पास केस क्या है दोस्तों, केस है कि यहाँ पर हमारे पास एक प्रोटॉन है, नेबरिंग प्रोटॉन। मैं बात कर रहा हूं कि हम CH देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसके पास ये हाइड्रोजन है, कि इसके पड़ोस में एक ये है हमारा नेबरिंग हाइड्रोजन, नेबरिंग हाइड्रोजन। इसका हमने खेल देखना है। तो इसकी पीक की अगर हम बात करते हैं ना, मान लीजिए एक बार क्या हो सकता है कि इसकी अलाइनमेंट ऊपर की तरफ हो सकती है, तो ऊपर की तरफ होगी तो यहां पर यानी कि देखिए टोटल तो हमारे पास नॉर्मल वैल्यू तो ये है, अगर ये ऊपर की तरफ है और ये भी ऊपर की तरफ है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी। और अब क्या होगा, अगर ये डायरेक्शन इसके नीचे की तरफ आ जाती है और इसकी भी नीचे की तरफ आ जाती है, इसकी तो ऊपर की तरफ ही रहती है, इसके नीचे की तरफ, तो क्या होगा, जो यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू है उससे कुछ ना कुछ वैल्यू कम हो जाती है। शायद अब आप ये बात जान चुके होंगे। इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। और हमारे पास 1:1 के रेशियो में जो एक हमें पीक मिलनी थी, अब वो थोड़ी सी ऊपर और थोड़ी सी नीचे, पीक भी मैंने आपको दिखा दी। इस तरह से स्प्लिट हो सकती है। आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन बताई गई है कि एट ए गिवन टाइम हाफ ऑफ द सेकेंडरी प्रोटॉन मॉलिक्यूल विल एक्सपीरियंस एन एनहांस्ड फील्ड। कुछ तो सेकेंडरी प्रोटॉन को एनहांस्ड फील्ड, बढ़ा हुआ फील्ड महसूस होता है, इसलिए वो एब्जॉर्ब करते हैं समवट डाउन फील्ड। वो डाउन फील्ड यानी कि ज्यादा वैल्यू के ऊपर एब्जॉर्ब करते हैं। वेल द रिमेनिंग हाफ, बचे हुए आधे जो हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं एक डिक्रीज्ड फील्ड, एक घटा हुआ फील्ड, यानी कि नॉर्मल इतना था, कुछ तो बढ़ा हुआ महसूस करते हैं, कुछ घटा हुआ महसूस करते हैं। और जो घटा हुआ महसूस करेंगे वो हमारा कहां एब्जॉर्ब करेंगे, ये एब्जॉर्ब करेंगे अप फील्ड, यानी कि लो वैल्यू के ऊपर, अप फील्ड, या इसे लिख सकते हैं लो डेल्टा वैल्यू। क्या लिख सकते हैं, लो डेल्टा वैल्यू, या यहां लिख सकते हैं डाउन फील्ड, कि जो बढ़ा हुआ फील्ड होगा वो किस तरफ जाएगा, डाउन फील्ड की तरफ, या फिर हाई डेल्टा वैल्यू की तरफ जाएगा। इतनी बात शायद आप समझ चुके होंगे। ये केस था हमारा 1:1 के अंदर स्प्लिटिंग का। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आगे देखिए हमारे पास क्या है। अब हमारे पास केस आता है, मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कि यहां पर हमने देखा कि यहां पर ये हाइड्रोजन है। अब तो आपके पास नेबरिंग में कितने थे, एक हाइड्रोजन था, लेकिन अब आपके पास नेबरिंग में आ गए 2 हाइड्रोजन। ये कौन से हैं, ये हैं आपके नेबरिंग में। नेबरिंग में 2 कौन से आए हैं, नॉन इक्विवेलेंट नहीं आए हैं। नॉन इक्विवेलेंट आएगा तो और इफेक्ट पड़ेगा। अभी आपके पास सिर्फ इक्विवेलेंट 2 हाइड्रोजन आए हैं। तो क्या केस हो सकता है, देखिएगा। अगर मान लीजिए 2 हाइड्रोजन आपके पास हैं, तो आपके पास क्या सिनेरियो बनेगा कि मान लीजिए कि मैंने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से अप्लाई कर दिया। ये मेरी डायरेक्शन हो गई, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो आपके पास क्या केस बनता है, तो आपके पास केस ये बनता है कि यहां जो ये प्रोटॉन है, ये वाला प्रोटॉन स्प्लिट होगा, तो सारी की सारी स्प्लिटिंग डिपेंड करेगी इसकी नेबरिंग के ऊपर। इसका खुद का कोई रोल नहीं है, खुद का इसका कोई रोल नहीं है, सारा का सारा रोल इसके पड़ोसियों का है। इसके पड़ोसी बताएंगे कि कैसे स्प्लिट होगा। तो हमारे पास एक केस क्या बन सकता है कि जो इसके पड़ोस के 2 हाइड्रोजन हैं, उसकी स्पिन एक की ऊपर की तरफ हो, साथ में दूसरे की भी ऊपर की तरफ हो। मान लीजिए कि दोनों की जो स्पिन है वो ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ होगी तो इस केस में क्या बनेगा, ये भी ऊपर की तरफ अप्लाइड, दोनों ये अप्लाइड, तो जितना इसने महसूस करना था उससे बहुत ज्यादा जो है ये महसूस करने लग जाता है। इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई होंगी। एक केस ये मान करके चलते हैं कि दोनों की जो स्पिन है वो नीचे की तरफ है, इसके पड़ोसियों की स्पिन की बात हो रही है, इसकी खुद की बात नहीं हो रही। दोनों की जो स्पिन है वो नीचे की तरफ है। अब अगर दोनों स्पिन नीचे हो जाएंगी तो ये तो क्या है,
वैल्यू ये तो अप्लाइड की है, ये तो इसने महसूस करना था, लेकिन दोनों पड़ोसी कपलिंग तो ये भी करेंगे ना। तो देखिए नॉर्मल अप्लाइड करने के बाद जो एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है वो 10 आ गई मान लीजिए, और मैं मानता हूं कि दोनों की एक एक वैल्यू इनकी है। 10 में जब 2 का इंक्रीमेंट हुआ तो हो गए 12, और अब यही दोनों अपोजिट चलेंगे तो ये वैल्यू आ गई 8, लेकिन थी कितनी 10, तो यानी कि ये वैल्यू बढ़ गई, ये वैल्यू घट गई। अब एक और केस मेरे पास बनता है, एक केस ये बनता है कि एक की जो डायरेक्शन है मान लीजिए वो ऊपर की तरफ है और दूसरे की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, यानी कि 10 तो पहले ही थे। 10 जो है मैं एक अपनी तरफ से अजम्पशन लेकर के चल रहा हूं आपको समझाने के लिए सिर्फ। देखिए ये कपल करेंगे, केस कैसा है, केस बना करके ही दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कार्बन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, बराबर में दूसरा कार्बन है, और दूसरे कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन मेरे पास है यहां पर, ये हाइड्रोजन इसके साथ कपलिंग कर रहे हैं, एक ये और एक ये। कौन सी, 1 2 3 3J कपलिंग ये कर रहा है, और 1 2 3 3J कपलिंग ये कर रहा है, और इन दोनों का इफेक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर। तो यहां क्या हो रहा है, मैं मान के चला कि इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो ओवरऑल क्या इफेक्ट होगा कि जब ये देखिए दोनों इक्विवेलेंट हैं, इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, हम क्या मानते थे, केमिकली इक्विवेलेंट, यानी कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम मैग्नेटिक बिहेवियर। तो यानी कि दोनों की स्पिन की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, यहां से दोनों का इफेक्ट नेग्लेक्ट हो जाएगा, और नॉर्मल 10 वैल्यू, क्योंकि मैं मानता हूं कि एक एक वैल्यू थी दोनों की, तो 10 वैल्यू यहां से मिलेगी। दूसरा केस मेरे पास क्या हो सकता है कि पहले की जो स्पिन थी वो इन्वर्ट हो, और दूसरे की जो स्पिन थी वो मान लीजिए कि मेरे पास ऊपर की डायरेक्शन में थी। तो यहां से मैं क्या देख सकता हूं कि मेरे पास केस तो ये बना कि भाई चेंज तो स्पिन के अंदर आया, लेकिन इस वजह से क्या हुआ, ये जो केस है ये फिर से इनकी डायरेक्शन को कट कर देता है, क्योंकि 10 पहले थी, अब दोनों की वजह से एक दूसरे ने फिर कैंसिल आउट कर दिया। तो यहां पर आपके सामने जो स्प्लिटिंग देखने को मिलती है कि हमारा जो एक हाइड्रोजन की वजह से कितने 3 के अंदर स्प्लिट हो रहा है। और 3 क्यों स्प्लिट हो रहा है, क्योंकि जिस हाइड्रोजन का हम स्पेक्ट्रम देख रहे हैं उसके पास में 2 इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपको यहां से बताता हूं, यहां से आप रेशियो देखिए, यहां से आपको मिला 1, लेकिन यहां पर कितनी कंडीशन बनी, यहां पर बनी 2 कंडीशन, और यहां पर बनी 1 कंडीशन। तो जो आपकी इंटेंसिटी आती है यहां से वो आती है 1:2:1। कैसी इंटेंसिटी आती है, 1:2:1। देखिए यही इंटेंसिटी तो मैंने आपको पिछले केस में बताई थी ना दोस्तों, यहां से जहां मैंने बात करी थी कि एक ऊंची 2 नीची पीक्स, देखिएगा ये जो पीक है ये मैंने आपको बताई थी कि एक हाइड्रोजन का ये सिग्नल है, और ये कितने की वजह से आया है, ये इसके 2 पड़ोसियों की वजह से आया है। देखिए अब आप देखेंगे ना कि ये जो हाइट है ये इनकी हाइट से डबल है, क्योंकि यहां पर 2 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, यानी कि ये जो रेशो है 1:2:1 का रेशो है। बीच में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, बराबर में एक एक पॉसिबिलिटी है। ये डिटरमाइन कर रहा है इसके रेशो को कि किस प्रकार से ये सिग्नल स्प्लिट होगा। तो यहां से ये केस जो है मैंने आपको बताया, एक हाइड्रोजन का हमें मिलेगा क्या, एक हाइड्रोजन का मिलता है ट्रिपलेट। मैं यहां लिख भी देता हूं, ये तो नाम ही है, इसको कट कर देते हैं, और मैं यहां लिख देता हूं कि किसका क्या मिलेगा हमें। इसका तो हमें मिलता है एक हाइड्रोजन का ट्रिपलेट मतलब एक जो सिग्नल था वो 3 के अंदर स्प्लिट हो गया, 3 की वजह से ट्रिपलेट। और 2 का हमें क्या मिलता है, ये मिलता है हमें डबलेट। 2 का मिलता है दोस्तों डबलेट। जब 2 का सेट होता है, देखिए 2 का सेट डबलेट, 3 का ट्रिपलेट, 4 का क्वार्टेट, 5 का पेंटेट, फिर सेक्सटेट या हेक्सटेट बोल सकते, फिर सेप्टेट। तो इसी तरह से ये हमें मिला क्या, ट्रिपलेट, ये हमें मिला क्या, डबलेट। तो क्या पड़ोसियों के ऊपर कैसा निर्भर हुआ ये हमने जाना। अब आगे चलते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था फिर से कि कुछ आपके पास इस प्रकार की कहानी थी कि ये हमारे पास था एक एक का, यानी कि यहां जो इंटेंसिटी आई ना, देखिए 1:1 की इंटेंसिटी आती है। ये इंटेंसिटी क्योंकि एक कंडीशन ऊपर है एक नीचे है। तो आगे चलते हैं, ये किस्सा मैंने आपको बता दिया। तो यहां से जो इंटेंसिटी आती है 1:2:1 की इंटेंसिटी यहां से आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए लिखा क्या हुआ आपके पास, उसकी बातें करते हैं। देखिएगा आपको बताता है दोस्तों कि this splitting of a PMR signal is due to different spin state of adjacent proton।
आपने देखा कि जो पास में हमारे प्रोटॉन हैं, जो नीबरिंग, जो एडजेसेंट प्रोटॉन हैं, उनके स्पिन की स्टेट की वजह से, उनके स्पिन की स्टेट यानी कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, उसकी वजह से हमारे जो सिग्नल के अंदर ये स्प्लिटिंग हुई, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग या स्पिन स्पिन कपलिंग। एंड द नंबर ऑफ पीक टू विच ए गिवन सिग्नल इज स्प्लिट इज कॉल्ड द मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है सिग्नल की? द नंबर ऑफ पीक, कि एक सिग्नल कितनी पीक के अंदर, यानी कि यहां से हमें कितनी, एक जो सिग्नल था वो 4 के अंदर कुछ ऐसी इंटेंसिटी, सॉरी 3 के अंदर यहां से हो रहा है, तो यानी कि यहां से मुझे 1:2:1 की इंटेंसिटी का एक सिग्नल मिलेगा, जिसे हम बोलेंगे ट्रिपलेट। शायद इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इससे आगे आपको क्या बताता है, हम एग्जांपल लेते हैं। डबलेट देखा, ट्रिपलेट देखा। इट वुड बी अफेक्टेड बाय द स्पिन अरेंजमेंट ऑफ 2 नियरली सेकेंडरी प्रोटॉन। 2 नियरली जो सेकेंडरी प्रोटॉन्स थे, उनकी वजह से सारे की सारी कहानी बनी। थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, ये एग्जाम्पल लेकर के हमारा है CH2Br CHBr2। देखिएगा CH2Br CHBr2, यहां चलते हैं CH2Br और यहां है CHBr2। देखिएगा मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आपके पास N+1 रूल अब बन गया है। पड़ोस में जितने भी हाइड्रोजन है, देखिए इस हाइड्रोजन के लिए निकालने का कोशिश करते हैं, तो यहां से क्या है आपके पास, अब इसके पड़ोसियों के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके पड़ोसी कितने? 2, तो यानी कि यहां से हमें इसका तो मिलेगा ट्रिपलेट। क्या मिलेगा? ट्रिपलेट। और जब इसके लिए निकालूंगा तो इसके पड़ोसी कितने हैं? इसके पड़ोसी तो एक ही है, तो यहां से मिलेगा डबलेट। तो यानी कि इसका आपको क्या मिला? इसका आपको मिला टोटल 5 सिग्नल। शायद आप ये बात जान गए होंगे। आगे चलते हैं। देखिए दूसरा केस आपके पास क्या है। दूसरा केस आपके पास आता है कि आप यहां से ले लें CH2Br और साथ में आप क्या ले लें? आप यहां से ले लें, ये हो गया 112 ट्राइब्रोमोइथेन का, 112 ट्राइब्रोमोइथेन। अब देखिए, अब अगर मैं बात करूं यहां से कि इसके पड़ोस में कितने हैं, मैं यहां पर अगर CH2 ले लेता हूं, ठीक है, और यहां से फिर Br ले लेता हूं, या सिंपल ऐसा कर लेते हैं, मैं यहां CH3 ले लेता हूं, ठीक है, आप CH2 को भी भूल जाइए। सिंपल से केस की बात करते हैं, मैं CH3 ले लेता हूं। अब इनके लिए हम सिग्नल निकालते हैं, तो देखिएगा अब अगर इस 2 के लिए हम सिग्नल निकालें तो यहां से क्या आएगा? अब इसके पड़ोस में 3 है, तो 3 है तो 3 + 1 यानी कि कितने में स्प्लिट होगा? 4 में, जिसे हम क्या बोलेंगे? क्वार्टेट। और अगर इसके लिए निकालेंगे तो इसके लिए निकालेंगे तो क्या आएगा? इसके पड़ोस में तो 2 हैं, यानी कि 2 + 1 क्या? ट्रिपलेट। यहां से आता है ट्रिपलेट। तो टोटल कितने सिग्नल हो गए? 3 + 4 यानी कि 7 पीक के अंदर जो मेरा सिग्नल है वो डिवाइड हो गया। कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं। देखिएगा इसके बारे में ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक कार्बन है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास 3 हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन की जगह मैं सर्कल बना लेता हूं और इनकी स्पिन की बात करते हैं। इसकी वजह से हमने देखना है कपलिंग। 3J कपलिंग तीनों के अंदर होगी। यहां पर ये जो है एरो, ये आपको डायरेक्शन दिखा रही है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहां से जो टोटल आपके पास कितने केस बनते हैं? 8 जो केस हैं वो आपके बनते हुए दिखाई देते हैं। 8 केस, ठीक है। 8 केस के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो देखिए कौन कौन से किस प्रकार के केस हैं उनके बारे में जानते हैं। तो देखिए 8 केस कौन कौन से बनते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरे पास 3 टाइप के प्रोटॉन हैं। तो मैं मान करके चलता हूं कि ये जो प्रोटॉन मेरे पास है, इसकी जो पीक है, ये स्पिन है, ये ऊपर की तरफ है। एक केस में ये बन सकता है कि तीनों की तीनों ऊपर की तरफ हो। ये जो अप्लाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि तीनों की तीनों जो है इसके साथ अलाइन हो जाएं। जब तीनों की तीनों पीक्स इसके साथ अलाइन हो जाएंगी तो जो टोटल वैल्यू है ओवरऑल जो है हमारा हाईली डीशील्डेड का केस बनता है। ये क्या बनता है? डीशील्डेड हाईली। सबसे ज्यादा जो प्रोटॉन है हाईली डीशील्डेड हो जाएगा और यानी कि सबसे ज्यादा डेल्टा वैल्यू के ऊपर एब्जॉर्ब करेगा। हाई डेल्टा वैल्यू के ऊपर एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। एक केस ऐसा बन सकता है कि तीनों की तीनों जो पीक्स हैं, ये तीनों पीक मेरी इन्वर्ट कर जाएं।
ये तीनों की तीनों पीक इन्वर्ट कर जाएं तो टोटल देखिए सिंपल वही पीछे वाले केस की तरह इसको समझ सकते हैं कि मान लेंगे कि ओवरऑल जिस ये हाइड्रोजन है मान लेते हैं कि 10 के ऊपर 10 ppm के ऊपर मानते हैं, एज्यूम करते हैं कि 10 ppm के ऊपर एब्जॉर्प्शन पीक देता है। अब तीनों के तीनों अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है और कपल करेंगे तीनों के तीनों तो मानते कि इनका एक एक ppm से सिग्नल बढ़ेगा तो क्या होगा, ये तीनों इसके साथ कपल करेंगे, जैसे ही कपल करेंगे तो 10 का 13 हो गया, 13 हो गया तो 3 वैल्यू ऊपर हो गई। अब 3 वैल्यू जब 10 में से घट जाएंगी तो 3 वैल्यू 7 बन जाएंगी, 10 से 7 पे आ जाएंगे। या ऐसा हो सकता है इनकी पीक्स किसी एक की बढ़ जाए, किसी दो की घट जाए, या इनकी घट जाए इनकी बढ़ जाए। तो इस प्रकार से जो हमारे पास सिनेरियो बनता है ओवरऑल सिनेरियो, उसके बारे में आपको बताता हूं कि 8 केस हमारे पास बनते। देखिए एक केस हमारे पास क्या बन सकता है, सबसे पहले नॉर्मल मैं आपसे कंडीशन से समझाने की कोशिश करता हूं कि मानते हैं कि ये जो मेरी डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन है मेरी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैं यहां लिख भी देता हूं और फिर आपको समझा देता हूं कि किस प्रकार का केस जो है वो मेरे पास बनता है। ठीक है, ये मेरी डायरेक्शन है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। केस कौन सा है, हम देख रहे हैं ये जो हाइड्रोजन है इसकी वैल्यू के अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा इन 3 की वजह से। 3 नेबरिंग प्रोटॉन है इसके पास, 3 नेबरिंग प्रोटॉन्स। ठीक है, तो यहां से क्या देखेंगे कि पहला केस मेरे पास क्या बन सकता है कि तीनों के तीनों जो नेबरिंग हैं उनकी वैल्यू जो है ना वो ऊपर की तरफ लाई करते हुए इसकी जो पीक है हो सकता है कि तीनों की ऊपर की तरफ है। अगर तीनों की ऊपर की तरफ होगी तो देखो वैल्यू यहां से बढ़ गई है। एक केस मेरे पास क्या बन सकता है, तो देखो तीनों की वैल्यू होगी तो ओवरऑल इंक्रीमेंट हो जाएगा, और ओवरऑल इंक्रीमेंट मैं लिख ही देता हूं यहां से क्या है, ओवरऑल हाई डेल्टा, हाई डेल्टा। इस केस के अंदर देखिएगा अब यहां से क्या हो सकता है कि कोई भी दो ले लीजिए आप, कोई भी दो पीक घट जाए एक बढ़ जाए, तो यानी कि अगर एक 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 3 3 का एक है, मैं एक लिख देता हूं प्लस एक और सॉरी इनका तो नीचे की तरफ है तो माइनस आएगा, -1 और +1, यानी कि एक जो है वो कम हो गई, इसमें से इस ऊपर वाले में से एक जो है वो कम हो जाएगी। यहां से एक केस हो सकता है कि दो नीचे की तरफ ये जो 3 आपको पीक दिख रही है ना, ये 3 स्पिन दिख रही है, ये 3 हाइड्रोजन की स्पिन है। यहां से आप ये देख सकते हैं कि आपके पास 3 इस प्रकार के केस बनते हैं कि 2 नीचे हो एक ऊपर हो, या फिर बीच वाली ऊपर हो, या फिर आगे वाली ऊपर हो। इसके पास 3 केस आपके इस प्रकार बन सकते हैं कि आप यहां से देख लें, आप यहां से क्या देख लें कि आपकी जो ये स्पिन है ये ऊपर की तरफ हो, इसके बाद जो आपकी दूसरी स्पिन है ये ऊपर की तरफ हो, तीसरी स्पिन आपकी नीचे की तरफ आ जाए। एक केस आपका ये बन सकता है। एक केस आपका क्या बन सकता है कि आपकी ये स्पिन ऊपर की तरफ हो, दूसरी स्पिन आपकी नीचे की तरफ हो, और तीसरी स्पिन आपकी फिर से ऊपर की तरफ हो जाए। एक केस आपका क्या बन सकता है कि आपकी एक स्पिन नीचे की तरफ हो, एक स्पिन फिर ऊपर की तरफ हो, एक स्पिन फिर ऊपर की तरफ हो। तो 3 यानी कि 1 3 का ये एक आपके पास क्या बना, एक सेट ये बनता है, एक ये बनता है, एक ये 4 5 6 7। एक आपके पास क्या कंडीशन बन सकती है, एक हमारे पास कंडीशन ये बनती है कि सारी की सारी जो स्पिन है वो नीचे की तरफ है, यानी कि तीनों ओवरऑल जो वैल्यू है वो जितना उसने फील्ड एक्सपीरियंस करना था उससे कम फील्ड एक्सपीरियंस करता है, और ओवरऑल जो लो डेल्टा वैल्यू के हमारा केस बनता है वो बन सकता है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो हमारी जो एक पीक है वो 4 पीक के अंदर स्प्लिट हो जाती है, यानी कि अगर एक ये पीक थी तो ये किस में, ये जाती है 4 पीक के अंदर, 1 से 4 बन गए। लेकिन अब ये 4 जो मैंने आपको ऐसे दिखाए ना ये ऐसे नहीं होते। देखिए ये कैसा रेशियो इनका होता है, यहां से देखिए इसके पास 3 अरेंजमेंट हैं, इसके पास 3 अरेंजमेंट हैं, इसके पास 1 है और इसके पास 1 है। तो यहां से जो रेशियो आता है 1:3:1 का रेशियो आता है, यानी कि अगर एक पीक यहाँ है तो एक यहाँ होगी, फिर एक दूसरी यहाँ होगी, और फिर एक यहाँ से, इस प्रकार से स्प्लिटिंग हमारी देखने को मिलेगी। तो शायद अब तो आप समझ चुके होंगे कि n+1 का जो हमारा रूल है वो एप्लीकेबल है अगर हमारा नेबरिंग न्यूक्लियाई इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई होता है। तो इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई अगर होता है तो n+1 रूल जो है ना वो ट्रू रूल है हमारा, वो एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, किसके केस में n+1, किसके केस में, अगर हमारा
इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई हैं, तीनों के तीनों जो उसके साथ कपल कर रहे हैं या उसके नेबरिंग के जो न्यूक्लियाई हैं। देखिए हम क्या कंसीडर करे हैं, हमने कंसीडर करा है 2 नेबरिंग कार्बन एटम का और उसके पास हमारे पास 3 प्राइमरी प्रोटॉन प्रेजेंट है और एक टर्सरी प्रोटॉन प्रेजेंट है, हमने देख लिया। तो इसके बाद हम सिंपली क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको यहाँ इंटेंसिटी का रेशियो बता दिया है, 1:3:3:1 का रेशियो हमारे पास कैसे आया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आगे आपको क्या बताता है, हमने ओवरऑल कंक्लूजन ये देखा है कि दो स्पिन स्टेट होती हैं 3 मेन प्रोटॉन की, वो कंबाइन कर सकती है 8 डिफरेंट वेज में, और 8 के 8 जो वे थे वो मैंने आपको बता दिए। तो यहां से आप क्या देखते हैं कि देयर आर 2 सेट्स ऑफ 3 इक्विवेलेंट पेयरिंग, हमारे पास 2 सेट मिलते हैं इक्विवेलेंट पेयरिंग के, 3 की इक्विवेलेंट पेयरिंग के। एज ए रिजल्ट देयर आर ओनली 4 इफेक्टिव कॉम्बिनेशन, केवल 4 इफेक्टिव कॉम्बिनेशन बनते हैं। क्या इफेक्टिव कॉम्बिनेशन बनता है कि एक में तो तीनों की तीनों ऊपर की तरफ हैं, तीनों की तीनों ऊपर मतलब तीनों की तीनों वैल्यू हाई, एक में तीनों की तीनों नीचे हैं यानी कि लो डेल्टा वैल्यू। बीच के 2 कॉम्बिनेशन क्या बनते हैं कि एक कंडीशन ऐसे कि 2 स्पिन ऊपर है 1 स्पिन नीचे है, यानी कि वैल्यू बढ़ी तो है लेकिन इतनी नहीं बढ़ी, यानी कि 13 की नहीं हुई 12 तक पहुंची। एक मेरे पास वैल्यू बनती है कि वैल्यू 2 नीचे स्पिन है 1 ऊपर स्पिन है, यानी कि वैल्यू घटी तो है लेकिन 10 में से 3 यानी कि 7 जितनी नहीं घटी, वो 8 जितनी घटी है। आपका एक बनता है यानी कि एक जो स्पिन है वो 4 में टूटी, 1:3:3:1 के रेशियो में टूटी। इथाइल ब्रोमाइड का केस मैंने आपको बता दिया, तो आप देख सकते हैं CH2CHBr2 का जब आप केस देखते हैं तो यहां से इसको इसकी वजह से मिलता है ट्रिपलेट और इसकी वजह से आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है डबलेट। जब दूसरा केस देखा तो पहले केस में 5 पीक आई, दूसरे में 6 आई, तीसरे में 7 आई। अलग अलग पीक किस किस वजह से आई, कैसा कैसा अरेंजमेंट था, सारी की सारी बातें मैंने स्पिन स्प्लिटिंग की आपको बता दी। अब ये स्पिन स्प्लिटिंग किस रूल के बेस पे चलती है, यहां तो बात थी अगर जो सारे के सारे जो नेबरिंग न्यूक्लियाई हैं वो इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई हैं। कई बार ऐसा होगा कि अब नेबरिंग न्यूक्लियाई इक्विवेलेंट नहीं नॉन इक्विवेलेंट भी हो जाएंगे, तो वहां पर क्या N+1 रूल काम करेगा, अगर करेगा तो कैसे करेगा, किस प्रकार की सारे के सारे रेशियो आएंगे यानी कि इंटेंसिटी कैसी होगी, और अगर काम नहीं करेगा तो कौन सा रूल आएगा और वहां इंटेंसिटी कैसी होगी, सारी की सारी बातें जानेंगे आने वाली क्लास के अंदर। तो ध्यान से पढ़िएगा, शांत रहिएगा और जो है आने वाली क्लासेस के लिए बने रहना हमारे साथ। देखिए कुछ टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं दो थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, तो आपको उसके केस में उत्तेजित नहीं होना है, आपको शांत स्वभाव से बैठ करके एक बार सारे के सारे चीजों को देखना है। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि ये जो केसेस हैं हमारे थोड़े से टिपिकल केस हो सकते हैं, लेकिन आप दोबारा से देखेंगे 3 बार देखेंगे तो आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगी बात। तो इसीलिए आपने ज्यादा पैनिक होने की दिक्कत नहीं है। आप देखिए, एक बार पढ़िए 2 बार पढ़िए, आप स्लाइड्स को डाउनलोड कर लीजिए, आप इनके नोट्स बना लीजिए और फिर अच्छे से अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।